नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। अगर आपने गौर किया हो तो बीते कुछ वर्षों में सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गंभीरता के साथ रहा है। रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं। इसी के लिए सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट NIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आई। ये प्रोजेक्ट अपने तय समय पर पूरे हों और सरकारी विभागों में लेट लतीफी ना हो, इन सबसे बचने के लिए सरकार ने गति शक्ति योजना को लॉन्च कर दिया ताकि स्मूथली निर्माण होते रहें। लेकिन एक बड़ा सवाल आम निवेशक के लिए कि क्या हजारों करोड़ के इन विशालकाय प्रोजेक्ट में आप छोटी मोटी रकम के साथ निवेश करके अपने प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बना सकते हैं? तो जवाब होगा हाँ। जिस तरह से रियल एस्टेट में कमाऊ प्रोजेक्ट में रीट के जरिए छोटी रकम लगाकर निवेश करने का रास्ता खुला है, उसी तरह से अब देश में बड़े से बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में छोटी सी रकम के साथ निवेश करने का रास्ता खोला है इनवीट्स ने। इनवीट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने अपना इनवीट्स लॉन्च किया है। इससे पहले पावर ग्रिड का इनवीट आया था। तो आज के इस शो में बहुत ही आसान शब्दों में इंडस्ट्री दिग्गजों के जरिए जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनवीट्स लंबे समय के निवेशकों के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है, देश में कैसी संभावनाएं हैं और क्या इसमें रिस्क भी है या फिर ये सबसे सुरक्षित जरिया है निवेश का। इनवीट की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अमित गोयनका, MD निसस फाइनेंस। अक्सर आप अमित जी को प्रॉपर्टी प्लस में तमाम मुद्दों पर बात करते हुए देखते हैं। शैलेश पाठक हमारे साथ हैं, को चेयरमैन फिक्की ट्रांसपोर्ट इंफ्रा कमेटी के। जाहिर है शैलेश जी देश के इंफ्रा ग्रोथ की ग्राउंड स्टोरी पर फोकस करेंगे। मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनॉरॉक। एक लंबे और शानदार अनुभव के साथ असलम साहब प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हैं। जाहिर है आपसे इंफ्रा और रियल्टी सेक्टर के ग्रोथ कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। सर, NHAI इनवीट लाने वाली दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। NHAI इस इनवीट के जरिए करीब 8,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि NHAI इनवीट को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद। पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि इनवीट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट के लिए है। जैसे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको निर्माणाधीन होता है, बनाया जा रहा है, लेकिन एक बार वो जब बन जाता है तो उसे सिर्फ चलाना पड़ता है। तो बनाने वालों के लिए नहीं, चलाने वालों के लिए, जिसमें कैश फ्लो आती रहे। और इस कैश फ्लो को इनविट में डाल दिया जाता है ताकि इनविट के यूनिट होल्डर्स को वो कैश फ्लो वापस मिलती रहे। तो मैं संक्षिप्त रूप में आपको बस सरल तरीके से ही बताऊंगा कि इनविट हमारे यहाँ शुरू हुआ एक हाईवे इनविट के जरिए और एक ट्रांसमिशन लाइन के इनविट के जरिए। फिर हमारी कंपनी ने तीसरा इनविट डाला। पहले दोनों इनविट पब्लिक इशू थे, जहां रिटेल इन्वेस्टर भी शामिल हो सकते थे। हम लोगों ने जब इनविट डाला तो हमने प्राइवेटली उसको प्लेस किया, हालांकि वो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का अर्थ ये हुआ कि 50 से कम लोग उसमें हिस्सा लेंगे और ये ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होंगे। आगे चल के जैसे शुरू में जब म्यूचुअल फंड आए थे तो बहुत कम लोग रिटेल इन्वेस्टमेंट उसमें करते थे। आगे चल के जब इनविट और आसान हो जाएगा समझना और भी ज्यादा इनविट हो जाएंगे, तब रिटेल इन्वेस्टर्स की बारी आएगी। फिलहाल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इनविट है, उसमें 5 सड़क डाले गए हैं और उन 5 सड़कों से जो भी आमदनी आएगी वो इनविट में आएगी और उसका 90% न्यूनतम इनविट के यूनिट होल्डर्स को वितरित किया जाएगा। तो फिलहाल इस वक्त इनविट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, आप मान लीजिए 50 लाख रुपया लगाना चाहते हैं और अगले 10 साल 20 साल में उस पर एक निश्चित 11%, 12%, 13% रिटर्न लेना चाहते हैं, तो इनविट बिल्कुल कंसिडर करने की बात है। अमित गोयनका जी, आपके पास आएंगे। सर, काफी कुछ क्लैरिटी शैलेश जी ने दे दी है इनवीट की परिभाषा और निवेश को लेकर। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब सेबी ने रिटेल निवेशकों को लेकर भी नियम बनाए हैं कि 15,000 रुपए से रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें निवेश कर सकता है, फिर भी NHAI में रिटेल निवेशकों के लिए विकल्प नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है दीपक जी की सारे इनवेट या रीट इशुअर्स की कोशिश तो हमेशा यही रहेगी कि ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन हो और देश के नागरिकों को इन प्राइम एसेट्स, ये देश के जो रत्न हैं, ये जो रोड है, सड़कें हैं या पावर लाइंस हैं, इनका फायदा उनको भी डायरेक्टली मूलाना फाइनेंशियली उनको भी उनका बेनिफिट मिले। बट चूंकि ये NHAI का सबसे पहला इनविट है और देखा जाए तो रकम इतनी बड़ी नहीं है, इस समय तकरीबन 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का ही निवेश किया जा रहा है।
और इसके लिए एक पहला कदम होने के बतौर पब्लिक पार्टिसिपेशन ना करते हुए एक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की योजना इसमें बनाई गई है। इसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता रेगुलेटरली या लॉ में ऐसा कोई प्रोहिबिशन है कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही ला सकते हैं। शैलेश जी बेहतर बता पाएंगे, मगर मुझे लगता है कि जब इसकी जो पूरी मूल्य है वो बढ़ेगा, जैसे अब तकरीबन और 50,000 करोड़ के एसेट्स इसमें डालने की बात है आगे जाकर, और जैसे इसका साइज बढ़ेगा तो अगला राउंड ही 15,000 करोड़ का निवेश का सोचा जा रहा है। तो मुझे यकीन है कि देश के नागरिकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा। और जैसे पाठक साहब ने बताया कि एक अच्छी अश्योर्ड रिटर्न, क्योंकि अपने जब रोड सड़क यूज करते हैं तो जो टोल भरते हैं, जो एक जो कलेक्शंस हैं टोल के, वो उसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को भी मिल पाए। तो आई थिंक डेफिनेटली ये रिटेल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है। पूरी दुनिया में इन्वेट्स बहुत बड़ी एक निवेश करने की योजना है, एक स्कीम है जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन होता है काफी भारी मात्रा में। और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट स्कीम्स भी जो है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने तो डेफिनेटली रिटेल पार्टिसिपेशन आमंत्रित किया है, मगर गवर्नमेंट स्कीम्स में थोड़ा सा अभी भी सचेत है कि इसको पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देकर इसकी ऑपरेशन स्टेबलाइज करें, इसका परफॉर्मेंस देखें, ताकि जो इनिशियल हिकअप्स या कोई अगर अड़चने आए उसका भार जो है वो रिटेल इन्वेस्टर पे ना आए। ये सोचते हुए मुझे लगता है कि सरकार ने ये कदम उठाया है। असलम साहब आपके पास आएंगे। सर, भारत में आम निवेशकों के लिहाज से रीट इनवीट एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेवलप कंट्रीज में ये रिटेल निवेशकों के लिए एक सबसे शानदार विकल्प के तौर पर देखा जाता है। उन देशों में तो लोग रीट इनवीट के सहारे पूरा रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं। भारतीय निवेशकों के लिए इनवीट क्या वो अट्रैक्शन या वो रिटर्न दे सकता है जो कि हम दूसरे डेवलप देशों में देखते हैं? देखिए, 100% मैं इस बात को एग्री करता हूं कि भारतीय निवेशक अभी जो पहले जो आप मैं कहता हूं ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, इसको प्री कोविड और पोस्ट कोविड में ही डिवाइड कर लेते हैं। प्री कोविड भारतीय निवेशक इतने ज्यादा मुझे लगता है अवेयर नहीं थे कि ओवरऑल ये रीट है, स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड्स हैं, इतना ज्यादा उसमें लोगों का रुझान नहीं था। हमेशा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑप्शन थे लोग उधर ज्यादा ध्यान देते थे। पर ये कोविड में जो 1 साल 1.5 साल हम लोग घरों में बैठे हैं और उसके बाद सिवाय आपको टीवी देखने के अलावा या आपके मोबाइल पे रहने के अलावा कोई और काम नहीं था, तो उसमें आप देखिए कि उसमें लोगों का जो अवेयरनेस है ये स्टॉक मार्केट की तरफ और अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स, रीट्स, इनकी तरफ, जो आज आप एक नॉर्मल मैं कहता हूं कि आज अगर हमारे ऑफिस बॉय से भी आप बात कीजिए ना, तो वो आपको 4 स्टॉक के नाम बताएगा कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक चलेगा। तो ये जो हुआ है ना, ये इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट भी बूम हुआ है पोस्ट कोविड, इसमें उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी जो भागीदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स की थी या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स की थी, वो तो उनका जो रेशियो है वो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इस हिसाब से बड़े हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है जब एंजल ब्रोकिंग वाले इनका इशू आया था और स्टेटमेंट भी आया था कि लोग डेली बेसिस पे 1 लाख नए कस्टमर ऐड कर रहे हैं अपने उसमें। तो आप देखिए कि इसकी वास्टनेस कितनी है। तो डेफिनेटली ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपके पास जो सबसे अच्छी बात है कि पॉपुलेशन आपके साथ में है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली उनको तो ये अभी जो समझ में आया है, तो इसका फ्यूचर तो मुझे बहुत ज्यादा बहुत ब्राइट दिखता है। और डेफिनेटली जिस तरह से पैनल गेस्ट ने बताया और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्ट क्या है, तो फ्यूचर तो डेफिनेटली इसका है, क्योंकि अभी भी स्टॉक मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव चलते हैं लेकिन उसके वो चल रहा है। लेकिन जब ये इन्वेट काइंड इस तरह की इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आ जाएंगे तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में हमेशा एज एन इंडियन हम लोगों का हमेशा दिमाग में रहा है कि सरकारी नौकरी हमेशा सबसे स्टेबल रहती है। तो सिंपली उसके साथ ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि सरकारी इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स भी देगा और थोड़ा स्टेबल भी रहेगा। और यहाँ पे हम जिन इन्वेस्ट्स की बात कर रहे हैं, वो अभी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो वो तो आपके सामने है। मौजूदा सरकार ने जो भी किया है, उन्होंने काफी फ्रंट पे काम किया, लेकिन डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है।
और वो दिखता है आपको कि मतलब जब आप रोड्स पे जाते हैं, आप लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो एक टाइम होता था आप ट्रैवल करते थे हाईवेज पे, वो एक कंडीशन क्या थी और अभी क्या है। आप टोल्स पे जाते हैं तो जो कंडीशन पहले थी वो क्या है और अब क्या, उससे काफी चीजें दिखती हैं। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्ट स्पेशली इसके लिए, मैं जो नेशनल हाईवे का इन्वेस्ट की बात करें तो वो तो डेफिनेटली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जब भी वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोलेंगे वो हाथों हाथ लिया जाएगा। शैलेश जी, जिस तरह से एलआईसी के आईपीओ का निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में क्या एनएचआई का भी आईपीओ लाया जा सकता था? पहली बात। दूसरा, क्या एनएचआई इनवीट में रिटेल निवेशकों को बाहर रखा गया? अगर आईपीओ होता तो पब्लिक पार्टिसिपेशन डायरेक्टली ज्यादा होता। कैसे देखते हैं इसको आप? एनएचआई अथॉरिटी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है अंडर द एक्ट। तो एनएचआई के पास जो एसेट्स हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, इतनी सारी सड़कें हैं, उन्होंने 75 परिसंपत्तियां अपनी चिन्हित की हैं जिनको वो मोनेटाइज करेंगे। और ये कैसे मोनेटाइज करेंगे? या तो इनविट के थ्रू करेंगे या टोल ऑपरेट ट्रांसफर एक योजना है उसके तहत करेंगे। तो टीओटी में उन्होंने 17,000 करोड़ ऑलरेडी निकाल लिए हैं और इनविट में आज वो 6,000 करोड़ 5,100 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि हम सब फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में मिस सेलिंग ये नहीं हो कि इनविट जो है वो शेयर है, नहीं है। इनविट डेट और शेयर के बीच थोड़ा है, क्योंकि इनविट में जो आप आज टोल कलेक्शन, जैसे आपने कहा हमारे साथी ने, कि टोल कलेक्शन आज के दिन मान लीजिए 5 करोड़ है, अगले साल ट्रैफिक बढ़ेगा तो हो सकता है 5.5-6 करोड़ हो जाए। तो जो आज के दिन कैश फ्लो है वो अगले साल बढ़ेगा। तो डेट बढ़ता नहीं है, इसमें इक्विटी जैसा नहीं है, लेकिन डेट से थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए जो लंबे समय के लिए पेंशन फंड अपने निवेश करना चाहते हैं, वो बोलेंगे कि 10 साल 20 साल के लिए इससे अच्छी हमारे पास कोई अवसर इससे अच्छा नहीं है। इसी तरह से भारत के पेंशन फंड यानी एलआईसी हो या ईपीएफओ हो, वो भी इसमें निवेश करेंगे। अगर आप छोटे निवेशक हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन्वेट में डालेंगे और 10 साल तक हमें पैसे मिलते रहेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 100 रुपए का 300 रुपए हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल शैलेश जी, काफी सरल तरीके से आपने इसे समझाया। अमित जी, आपके पास आएंगे। एनएचआई के बॉन्ड इक्विटी को देखते हुए, मौजूदा वक्त में कोविड हिट मार्केट को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि ये इनवीट ओवर सब्सक्राइब होगा या अंडर सब्सक्राइब होगा? हालांकि ये वक्त से पहले का सवाल जरूर है, लेकिन आपका अनुभव इस पर क्या कहता है? दीपक जी, जैसे पाठक साहब समझा रहे थे कि देश के और अंतरराष्ट्रीय पेंशन फंड्स और एंडाउमेंट फंड्स के लिए इससे बेहतर निवेश की अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। अगर आप इस समय लिक्विडिटी का जो सैलाब आया हुआ है दुनिया भर में, उसके सामने अगर आप ये अपॉर्चुनिटी देखें तो बहुत ही महज छोटी रकम है। तो मुझे इसमें दो राय नहीं है कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होना ही है। दूसरी बात, क्योंकि ये सिर्फ पहले 5 एसेट्स हैं जो तकरीबन 4 स्टेट्स के बीच में है, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटका। तो जो सबसे उम्दा एसेट्स हैं, क्योंकि ये एक टेस्ट केस है, तो मेरा ये अनुमान है कि जो सबसे उम्दा एसेट, जो सबसे आपको एक जो शो एसेट्स हैं, उनको इन इन्वेस्ट में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी तरफ रुख जो है वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। और क्योंकि प्राइवेटाइज हो जाएगा ये एसेट इफेक्टिवली, बिकॉज अगर एक बार इन्वेट के पास आता है, ज्यादा करके सारे विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय देश के सबसे अहम इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा ही। जैसे पाठक साहब बता रहे थे कि भी रेवेन्यू एस्केलेशन होगा, इसमें गवर्नेंस आएगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो डेफिनेटली ये अनुमान तो सारे इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि ये टेस्ट केस डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जिसकी वजह से अगला जो प्लान है 15,000 करोड़ का, वो आसान हो जाएगा और हो सकता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी उस समय पार्टिसिपेशन का अवसर बने। असलम साहब, आईपीओ में रिटेल पार्टिसिपेशन होता है क्योंकि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट फंड का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इनवीट्स का लॉक इन पीरियड क्या है, पहली बात। दूसरा कि निवेश के मुकाबले ये रिटेल निवेशकों को, जब कभी भी रिटेल निवेशकों के लिए रास्ता खुलेगा, तब इनवीट्स कितना अट्रैक्ट करेगा?
मुझे लगता है जब रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो इसमें आएंगे, जैसे मैं अभी इससे पहले बोल रहा था कि अभी जो अवेयरनेस है इसके बारे में, ओवरऑल एक इक्विटी या डेट मार्केट के बारे में, वो लोगों के पास काफी है। तो इसमें आई थिंक जो अमित जी ने बोला कि आई थिंक ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसको टेस्ट किया जाए कि कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उससे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर विदाउट अवेयरनेस उसमें इन्वेस्ट कर दे कि भाई ये एक, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है इसमें कंफ्यूजन होने की चांसेस ज्यादा है कि थोड़े दिन पहले अभी रीट्स जो हैं कमर्शियल एसेट्स के, तो उसमें आप यूनिट लेते हैं, वो ट्रेड होती है, आप उसको कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। ऑल इन्वेट्स के लिए आई थिंक शैलेश जी ज्यादा इसमें नॉलेजेबल हैं टू गिव अस दिस आंसर कि कितना होराइजन रहेगा फॉर लॉक इन पीरियड के लिए और वो कब किस तरह से उसमें एग्जिट होगा। पर मुझे लगता है इसका जो टोटली देखने का नजरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, और ये एक मतलब राइटली सेट की इक्विटी से थोड़ा ऊपर और डेट से थोड़ा नीचे। शैलेश जी, चूंकि असलम साहब ने आपको इंगित किया है तो मैं चाहूंगा कि आप ही इसे समझाइए सीधे और सरल शब्दों में, बुनियादी तौर पर आईपीओ या इन्वीट दोनों में निवेशकों के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर विकल्प है? मैं सरल तरीके से बताता हूं। आईपीओ होता है शेयर का, शेयर है मिल्कियत उस कंपनी की। जैसे मान लीजिए अभी पेटीएम का आईपीओ रहा है तो उसमें हम शेयर खरीदेंगे, वो शेयर मान लीजिए 50 रुपए का हमने लिया, अगर अच्छी चली कंपनी तो 50 का 90 हो सकता है, 150 हो सकता है, और अगर अच्छी नहीं चली तो पेटीएम तो अच्छी चल रही, लेकिन अगर अच्छी नहीं चली तो 50 का 20 भी हो सकता है। इनविट में ऐसा नहीं है, इनविट ट्रस्ट है और उसके यूनिट्स जो होते हैं उसमें आपको डिविडेंड मिलता है और इसलिए उसकी प्राइस वेरिएशन उतनी ऊपर नीचे नहीं होती है, और इसलिए आप उसमें निवेश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 50 रुपए का इन्वेट यूनिट 200 का हो जाए। आप इसलिए उसमें निवेश करते हैं ताकि हर साल आपको 10% 13% मिलते रहे। अब रही बात लॉक इन की, तो हमारे यहाँ सेबी ने जो नियम बनाए हैं इन्वेट के लिए, उसमें आप प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेट लगा सकते हैं या पब्लिक इशू लगा सकते हैं। पब्लिक इशू जब होगी जब 50 से ज्यादा निवेशक होंगे, 50 से कम होंगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। अगर आप पब्लिक इशू करते हैं तो निवेशकों को कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं तो मैं 2 महीने बाद भी बेच सकता हूं। लॉक इन किसको है? लॉक इन है प्रमोटर ऑफ इन्विट को। तो जैसे वर्तमान में एनएचआई की इन्विट आई है, एनएचआई को माना जाएगा प्रमोटर और उनको जो 15% या 25% रखना होगा वो 3 साल तक उनकी लॉक इन रहेगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं जैसे सीडीपीक्यू या ओंटारियो टीचर्स कनाडा के पेंशन फंड है या एलआईसी या ईपीएफओ हैं, उनके ऊपर भी कोई लॉक इन नहीं रहेगा क्योंकि वो प्रमोटर ग्रुप नहीं है। अमित जी, हर निवेश के अपने फायदे अपने रिस्क होते हैं, तो अगर इन्वीट्स में रिस्क की बात करें तो कहाँ रिस्क देख रहे हैं आप, या निवेशकों को कहाँ सावधान रहने की जरूरत है इसमें? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दीपक जी। पहली बात, जहां तक इन्विट का सवाल है, इसमें सरकारी नियम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आपको क्या कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितने साल तक आपको वो रोड या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मुहैया कराया गया है जिस पीरियड को आप डिस्काउंट कर रहे हैं। तो ये परपेचुअल एसेट्स नहीं है, कहीं ना कहीं एसेट्स आगे ना पीछे ये वापस सरकार को जाएगी या ये ट्रांसफर होगी, तो ये परपेचुअटी में नहीं होता है। बाकी हम जैसे रीट को देखते हैं, वो जो बिल्डिंग आप खरीद लेते हैं वो आपकी परपेचुटी के लिए, मतलब जितनी भी लाइफ है बिल्डिंग की, वो लाइफ की जो मिल्कियत है या जो उसका बेनिफिट है वो यूनिट होल्डर्स को मिलेगा। यहाँ पे वो लिमिटेशन आ जाती है कि आपकी कंसेशन पीरियड पे है। वो कंसेशन पीरियड के अंदर भी अगर कोई सरकारी नियम चेंज होते हैं, कोई डिस्काउंट फैक्टर्स चेंज होते हैं, टोल टर्म्स चेंज होते हैं, और अगर वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं या उसका अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत ये टोल कलेक्ट किया जा रहा है, अगर उसमें कोई अदला बदली होती है तो उसमें डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है कि कितना कलेक्शन आ रहा है। तो ये काफी हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज और नियमों पर आधारित है, जो एक रिस्क फैक्टर अपने आप में है। दूसरा, मैंने बताया कि ये परपेचुअल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी एक लाइफ होगी इन्विट की, क्योंकि बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं चाहे रीट्स में हो या शेयर्स में हो, वो परपेचुटी या मतलब अगले 25, 50, 100 साल तक आप मान सकते हैं। ये नहीं मान सकते हैं, ये 15 या 20 साल के एसेट्स हैं, तो इसके लिए उसमें आपकी जो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होराइजन होती है। तीसरी बात होती है पब्लिक फ्लोट की। जनरली इन्वेस्ट क्योंकि ज्यादा करके लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे अभी बताया गया कि पेंशन फंड्स हैं या जो लॉन्ग होराइजन इन्वेस्टर्स हैं, वो उसमें
निवेश करते हैं, जिसका मतलब कि वो बेच के निकलेंगे नहीं तुरंत। अब क्योंकि इसमें लेवा बेची कम होगी तो पब्लिक फ्लोट और उतना उसमें चर्न कम होगा, तो जो इन्वेस्टर जो निवेश करेगा उसको बेच के निकलना इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि जब तक अगर कोई सेलर नहीं होगा तो बायर नहीं होगा। तो अगर वो बेचना भी चाहे, अच्छा क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उसने समझिए 60, 70, 80% सब्सक्राइब कर लिया, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स ने 20, 25, 30% सब्सक्राइब कर लिया। अब जो लेवा बेची होगी, जो सौदे होंगे वो रिटेल के बीच में ही होंगे, तो उतना उसमें चर्न या उतना वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा, जो एक डेट मार्केट का एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्योंकि हमने बताया ये डेट मार्केट की तरह चलता है, क्योंकि इसमें आपको एक कूपन मिल रहा है इफेक्टिवली, भाई डिविडेंड के बतौर दिया जाता है, मगर आपको इंटरेस्ट इफेक्टिवली इंटरेस्ट जितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कि जहां आप सोचते हैं कि मुझे डेट म्यूचुअल फंड में 6, 7, 8% मिलता है, यहाँ पे आपको हो सकता है 11, 12, 13%, और उसका जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, अप्रिसिएशन होंगे, उसमें आपको उतना रिटर्न होगा। तो डेफिनेटली आपके डेट पोर्टफोलियो से बेहतर रिटर्न है, मगर डेट पोर्टफोलियो में आप चर्न कर सकते हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये लिक्विडिटी का इशू बना रहेगा। मुझे 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 एक वो कंसर्न डेफिनेटली है, और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर रिटेल स्टॉक नहीं पिकअप करेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट मेकिंग की फिर शायद जरूरत पड़े। तो ये सारी चीजें अनटेस्टेड है इन्वेस्ट्स के लिए, तो डेफिनेटली एक लिक्विडिटी का रिस्क फैक्टर डेफिनेटली बनता है। हाँ, मगर ये जरूर है कि अंडरलाइंग एसेट बहुत ज्यादा उम्दा है, सॉलिड है, काफी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, जहाँ पे यातायात काफी है, जहाँ पे टोल आना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे जी, तो ऐसा नहीं है कि एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी या उसमें टोल कलेक्शन बंद हो जाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बढ़ ही सकती है। मगर ये चीजों का सचेत रहना जरूरी है कि अगर आप इस चीज को 5 साल 10 साल नहीं रोक पाए तो इसमें शायद ना ही इन्वेस्ट करें। आप इसको 10 साल का एफडी मान के चलिए, 10 साल का, तो अगर वो 10 साल का एफडी के अगर आप माइंडसेट में नहीं है तो आप मत जाइए इस इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल अमित जी, ये बिल्कुल सीधे शब्दों में आपने सबसे अहम बात कही है कि अगर आप कम से कम 10 साल का होराइजन नहीं रखते हैं तो इनवीट में जाने से बचें। यानी हमारे आज के इस शो का जो उद्देश्य था कि सरल भाषा में हम इनवीट की बारीकियों को समझ सकें, क्योंकि जाहिर है इनवीट भारतीय बाजार के लिए एक नया टूल है, तो आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। आज जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो है कि रिटेल निवेशकों के लिए एनएचआई इनवीट में फिलहाल निवेश का मौका नहीं है, लेकिन जैसा कि शैलेश जी ने कहा कि अगर आप हाई नेटवर्थ इनकम ग्रुप में हैं तो एक बड़ा निवेश करने की क्षमता रखते हैं तो आपके लिए इनवीट में मौके हैं। भविष्य में इनवीट्स को लेकर काफ़ी बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं, आगे और भी इनवीट्स लॉन्च होंगे और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बेहतर मौके बनेंगे। उम्मीद है कि एनएचआई के इस इनवीट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छी बात यह है कि जोखिम कम है इक्विटी मार्केट के मुकाबले। तो शैलेश जी, अमित जी और असलम साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रॉपर्टी प्लस में जुड़ने के लिए।